ये कहानी एक ऐसे मर्सनरी की है जिसने की पूरी जिंदगी मुश्किलात का सामना किया था। उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो एक स्वर्ण मास्टर बने, लेकिन नोबल ना होने की वजह से उसका यह सपना ही रह गया और वो कभी ताकतवर नहीं बन पाया। लेकिन जब वो मारा गया तब उसकी किस्मत खुल गई और वो एक काफी पावरफुल फैमिली के थर्ड यंग मास्टर के शरीर के अंदर रिंकारनेट तो हो गया। अब जबकि वो नोबल बन चुका था तो उसके पास स्वर्ण मास्टर बनने का रास्ता खुल चुका था, लेकिन वो जिस शरीर के अंदर रिंकारनेट हुआ था वो काफी ज्यादा वीक थे, इसलिए उसे काफी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। और यही चीज हम इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मर्सनरी को दिखाया जाता है जो कि ये बता रहा होता है कि एक मर्सनरी जो कि मरता नहीं है, वो एक थर्ड रेट का वॉरियर होता है। वो अपने हायर करने वाले बंदों से काफी ज्यादा पैसे मांगते हैं क्योंकि वो इसके बदले अपने मास्टर के लिए मरने को भी तैयार होते हैं। हालांकि अगर जो ये बात है और जो ये बकवास बात है मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयर से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसी को तो मर्सनरी की जिंदगी कही जाती है। जो नोबल्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती है वो तुम्हें एक जमीन का वादा करते हैं और वो तुमसे काफी बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर तुम इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें एक टाइटल और पावर मिल जाएगी। लेकिन आखिर में एक चीज के कारण वो अपनी स्टोरी को चेंज कर लेते हैं। वो हमेशा काफी ज्यादा बकवास करते हैं। वहीं पर वो पीछे मुड़ता हुआ किसी बंदे से ये कहता है कि लेकिन जो तुमने मुझसे कहा वो उन लोगों को काफी पीछे छोड़ देता है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मुझे सुनने में कुछ गलती हुई होगी। वहीं पर उसके सामने एक नाइट मौजूद था। वहीं पर वो मर्सनरी उस नाइट को राइट कमांडर इन चीफ कहकर पुकारता है। वहीं पर कमांडर इन चीफ मर्सनरी से ये कहता है कि तुमने मुझे गलत नहीं सुना, मैंने तुमसे ये कहा कि तुम्हें मरना होगा। मर्सनरी ये कहता है कि कमांडर लगता है कि आप ये भूल चुके हैं कि आखिर मैं कौन हूँ। कमांडर ये कहता है कि मैं ये भूला नहीं हूँ, तुम जैक हो, तुम फेंग मर्सनरी कॉर्प्स के कैप्टन हो। कमांडर की बात को सुनकर जैक हंसता हुआ ये कहता है कि जबकि आपको ये पता है कि आखिर मैं कौन हूँ तो आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। वहीं पर जैक ने ये शब्द कहते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ ले लिए होते हैं और उसने अपने तलवार को या फिर नाइफ को पकड़ लिया होता है। वहीं पर कमांडर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगता है कि तुम ये पहचान पा रहे हो कि ये एक मजाक था। जैक ये कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, ये कमांड नहीं था, वरना अभी तक तुम मुझ जैसे एक बेकार से मर्सनरी से बेतल के अंदर एक काफी इज्जत वाली मौत को हासिल करने के लिए नहीं कहते, जैसे कि तुम्हारे नोबल नाइट्स होनर वाली मौत मर रहे हैं। वहीं पर कमांडर आगे ये कहता है कि शायद से मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांत था, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत इंप्रेशन दिया हो तो। ये सुनकर जैक ये कहता है कि आखिर कैसा रॉन्ग इंप्रेशन। कमांडर आगे ये कहता है कि मैं बस तुम्हारे हवाले एक लास्ट मिशन करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम्हें यह पता है कि हम लोग हार की कगार पर मौजूद हैं और हमारा हारना पक्का है। वहीं पर हमें बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हर जगह आग ही आग लगी हुई थी। कमांडर आगे ये कहता है कि आखिर में जो गद्दार की ब्लेड थी वो हमारे इस जमीन के प्रोटेक्टर्स के गले तक पहुंच चुकी है। इसलिए इतने सारे सिचुएशन को देखने के बाद मुझे काफी अजीब लग रहा है। वहीं पर जैक ये सुनकर स्माइल करता हुआ यह कहता है कि यहाँ के हालत को देखकर मैं कमांडर को समझ चुका हूँ। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि लगता है कि टाइम आ चुका है मेरे यहाँ से निकलने का, क्योंकि जो ये बात है वो कोई मामूली बंदा नहीं कह रहा है। इसकी जो टैलेंट है वो इस इंटायर एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा बड़ी है और ये सब होने के बावजूद भी वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन एक नोबल होने के नाते वो एक सेंसिबल बंदा है। लेकिन ये काफी शर्म की बात है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आखिर में इन सारे सिचुएशन के अंदर मुझे एक
फाइनल मिशन मिला है। क्या वो ये चाहता है कि मैं यहाँ पर कोई भागने के रास्ते को स्काउट करूं? अगर ऐसा होता तो मैं आसानी से ये जॉब करके यहाँ पर से निकल जाता। कमांडर आगे ये कहता है कि जो सिंपल है, जो मिशन है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आने वाले दिन के अंदर जो गद्दार हैं वो सीधा हमारे ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए तुम मेरे साथ खड़े रहकर उन असोल्ट का सामना करना कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक कि जो हमारे लॉर्ड हैं वो यहाँ पर से भाग नहीं जाते हैं। अगर तुमसे ये नहीं हो पाएगा तो हमारे मरते तक तुम मेरे साथ मौजूद रहना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैंने यहाँ पर एक रिमाइंडर को सेट कर रखा है, जहाँ पर तुम जाकर इस टोकन के जरिए पैसे विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जो ये जेम है वो इतनी ज्यादा वैल्यू रखती है कि तुम्हारे 3 साल के ऑपरेशन के बराबर मौजूद होगी। वहीं पर ये सुनते के साथ ही जेक फौरन से इस जेम को साइड की तरफ थ्रो कर देता है। ये देखकर कमांडर सीरियस होते हुए कहता है कि आखिर इन सारी चीजों का मतलब क्या है। जेक भी सीरियस होकर ये कहता है कि मुझे तुमसे यह सवाल करना चाहिए, क्या तुम मुझे गधा समझते हो? क्योंकि मैं हमेशा स्माइल करते रहता हूँ। तुम बस मुझे यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक मीट शील्ड बनाना चाहते हो। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मैं मुश्किल से कुछ सेकेंड्स तक ही उन्हें रोक पाऊंगा। तुम बस हमें अपने मास्टर को भागने देने के लिए कुछ टाइम देना चाहते हो और हमें सेक्रीफाइस करना चाहते हो। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ मिरेकल होता है और हम लोग यहाँ पर उन्हें रोक पाते हैं, तो आखिर उसके बाद क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो बंदे हैं वो हमें जाने देंगे? इस पर कमांडर ये कहता है कि तुम लोग मर्सनरीज हो, तुम लोग नाइट्स नहीं हो और इसके बारे में दुश्मन भी जानते हैं, तो इसलिए जब मैं मारा जाऊंगा तो जो आर्मी है वो अलग हो जाएगी। ये सुनकर जेक हंसते हुए ये कहता है कि एग्जैक्टली बिजनेस के अंदर ऐसा ही काम होता है, लेकिन तुम्हें तो अच्छे तरीके से ये पता होगा कि उन जानवरों के लिए हम मर्सनरी कंपनी वाले एक जानी दुश्मनों के अलावा कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से वो इजीली हमें हेजिटेशन के बिना मार सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो एनिमी कंट्री के सोल्जर्स थे वो बैटल फील्ड के अंदर आए हुए थे। तभी उनकी नजर सामने की तरफ काफी सारे मरे हुए सोल्जर्स की तरफ पड़ती है। वहीं पर एक जख्मी सोल्जर पेड़ के ऊपर लगा हुआ खास रहा था। वहीं पर ये देखकर जो इनका मेन बंदा होता है वो अपने साथी को उसे चेक करने के लिए भेजता है। इस पर एक सोल्जर उस जख्मी सोल्जर को चेक करने के लिए जाता है, तो तभी अचानक से वो जख्मी सोल्जर अपने पास पड़े हुए नाइफ को उसके गले में उतार देता है। वहीं पर ये देखकर एनिमी कंट्री के लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस जख्मी सोल्जर के कॉस्ट्यूम के अंदर जेक मौजूद होता है। वहीं पर देखते कि देखते साथ यहाँ पर जितने भी सोल्जर मरे हुए थे वो असल में मरे हुए नहीं थे, बल्कि वो नाटक कर रहे थे और वो यहाँ पर उठते हुए जितने भी सोल्जर्स आए हुए थे उन्हें मार डालते हैं। वहीं पर ये देखकर जो इनका कैप्टन था वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि हमें ये नहीं लगा था कि जो फैंक मर्सनरी कॉर्प्स के मेंबर हैं वो हमारे मरे हुए सोल्जर की तरह एक्ट करेंगे। तुम्हें हुनर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी जो जेक होता है वो फौरन से उसके सर को धड़ से अलग करते हुए आगे निकल जाता है। वहीं पर फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जेक आगे ये कहता है कि मैंने उनके काफी सारे कमांडर्स के सर से अलग करे हैं, तो अब तुम्हें ये रियलाइज हो चुका होगा कि हम लोग अभी तक सरवाइव कैसे कर पाए हैं। अभी के वक्त पर वो लोग हमसे काफी गुस्सा हैं और वो जिस तरह से तुम्हारे मास्टर को मारना चाहते हैं उसी तरीके से हमें भी मारना चाहते हैं। इसलिए तुम मुझसे मत ये कहना कि तुम ये चाहते हो कि हम लोग उनका सारा अटेंशन अपने ऊपर ले लें। इस पर कमांडर ये कहता है कि यही बेहतर रहता कि तुम सिर्फ अपने मिशन को कंप्लीट करने पर ध्यान लगाते, लेकिन अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हें मारकर तुम्हारे मर्सनरी कॉर्प्स के कमांड को लेने के अलावा। और वो ये कहकर अपने स्वार्थ की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। वहीं पर ये देखकर खतरा महसूस करते हुए जेक पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं पर वो आगे अपने स्वार्थ को रेडी करते हुए ये कहता है कि मुझे सच में ये लगा था कि तुम बाकी नोबल से काफी डिफरेंट हो, लेकिन तुम उनमें से भी काफी ज्यादा वर्स्ट हो। कमांडर ये कहता है कि मुझे माफ करना और मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए काफी सिंसियर था,
जेक ये कहता है कि तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है और यही सबसे ज्यादा बेहतरीन है। अगर मैं तुम्हारे सर को उन दुश्मनों के सामने लेकर जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई पछतावा होगा। इस पर कमांडर ये कहता है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि उन गद्दारों के पास तुम मेरा सर ले जाकर जान की भीख मांगोगे? जेक ये कहता है कि हाँ, जितना कि तुम्हारे पास दिमाग है तुम्हें यह पता चल चुका होगा कि तुमने हमें भागने से रोकने के लिए काफी सारी तैयारियां की होगी। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कमांडर का काफी कनिंग रूप दिखाया जाता है। जेक आगे ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक कमांडर के तौर पर मुझे आखिर तक अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। यहाँ पर जो गद्दार हैं वो 2 हेड्स के सर के पाने के बदले शायद से यहाँ पर सेटिस्फाइड हो सके और इसके बदले वो मेरे बंदों को माफ कर सके। ये सुनकर कमांडर ये कहता है कि क्या तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम अपने सब ऑर्डिनेट्स को बचाने के लिए अपने सर को भी उनके सामने जमा कर दोगे। जेक ये कहता है कि मेरे साथी वही लोग हैं जिन्हें कि मैंने अपने साथ में इस कचड़े के अंदर घसीटा था। मैंने ये वादा किया था कि तुम लोग नीचे होने के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और इसलिए उन लोगों ने मेरे ऊपर पूरा यकीन किया। इसलिए मैंने जो भी गलती करी है मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी क्योंकि मैं उनका लीडर हूँ। और वो ये कहकर अपने स्वर्ड को निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर कमांडर काफी हैरान हो जाता है और वो आगे हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये सही है, यही एक मार्ग होता है सच्चा लीडर होने का। ये काफी शर्म की बात है कि यहाँ पर क्रोफोर्ड की जगह अगर तुम हमारे लीडर होते तो ये काफी बेहतरीन होता। तभी जो जेक होता है वो अचानक से कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन जो कमांडर होता है वो एक ही अटैक के अंदर जेक को सर से अलग कर देता है और वो ये करते हुए कहता है कि जेक तुम मुझे माफ मत करना। वहीं पर जेक भी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि यही आउटकम निकलेगा, लेकिन मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि हमारी जो बीच की गैप है वो इतनी ज्यादा बढ़ी है और इसके बंदे के पास जितना टैलेंट है उतना मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर आने से पहले अपने साथियों को ये कहा था कि अगर मैं दिए हुए टाइम के अंदर वापस नहीं आता हूँ तो तुम लोग भाग जाना। इसलिए मैं यहाँ पर बिना किसी फिक्र के मर सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैंने हमेशा तैयारी की है इस तरीके के अंत को हासिल करने की, लेकिन चाहे जो भी हो मैं हमेशा एक चीज के बारे में सोचता हूँ, अगर मुझे इस कमांडर की तरह एक चांस मिला होता तो वहीं पर वो ये कहते हुए मारा जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में उसे किसी बंदे की आवाज आ रही थी जो कि उससे कह रहा था कि मास्टर प्लीज आप उठ जाइए। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जेक अपनी आंखें खोलता है। वहीं पर उसके सामने एक लड़का मौजूद था जो कि उसे जागने के लिए कह रहा था। वहीं पर उसे देखकर जेक कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी उसकी नजर अपने हाथ के ऊपर पड़ती है। वहीं पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही तभी जो उसके पास वाला बंदा होता है वो उसे एक जोरदार चाटा मारते हुए कहता है कि प्लीज आप इस जगह पर उठ जाएं। वहीं पर वो चाटा खाने के बाद जेक ये कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर इस कारण से उसका गाल भी सूज चुका होता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या मुझे अभी थप्पड़ पड़ा और मैं कहाँ पर हूँ। वहीं पर जो वो लड़का था वो रोते हुए कह रहा था कि प्लीज आप अपने आप को संभालें यंग मास्टर लूसियन। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जेक काफी हैरान हो जाता है और हमें उसका फेस अच्छे तरीके से दिखाया गया होता है। वो यहाँ पर किसी और के शरीर में रिंकारनेट हो चुका होता है। वहीं पर वो अपने शरीर की तरफ देखता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, मैं किसी भी तरीके से देखने की कोशिश कर लूं, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ गलत है। और आखिर जो मेरे कठोर से हाथ थे जिनके अंदर काफी सारे निशान थे, आखिर उसके साथ हुआ क्या? वो उस तरीके के नहीं है जो ये हाथ
है वो काफी ज्यादा साफ है और साथ ही साथ ये किसी यंग मास्टर के हाथ नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो मेरे बगल में ये रोता हुआ बच्चा है, आखिर वो कौन है? इसने मेरे जागते के साथ ही मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगा दी और वो अभी के वक्त पर अपने आंखों से काफी पानी निकाल रहा है। तभी जो ये बच्चा होता है वो जेक से ये कहता है कि मुझे आपको ठीक देखकर काफी रिलीव तो हुआ यंग मास्टर, मुझे सच में ये लगा था कि आप मर चुके हैं और इस कारण से जो मेरा दिल है वो कुछ वक्त के लिए रुक चुका था। अगर आप इस जगह पर मारे जाते तो आपका पर्सनल अटेंडेंट होने की वजह से मेरे साथ भी काफी कुछ गलत होता और उससे भी ज्यादा। लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि इस हाउस के अंदर यह कांड नहीं हुआ। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। वो यंग मास्टर पर्सनल अटेंडेंट और हाउस के बारे में बात कर रहा है और जो वो सिंगल वर्ड्स है वो मेरे रिलेटेड में कुछ भी नहीं आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछली दफा मैं मारा गया था और वो डेथ इतनी ज्यादा सर्टेन थी कि मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। तो आखिर क्या हुआ? आखिर जो मेरा गला है वो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ क्यों है? वहीं पर वो ये सब सोचने के बाद आगे ये कंक्लूजन के अंदर आता है कि वो अभी के वक्त पर किसी अनजान बंदे के शरीर के अंदर आ चुका है और जब वो आईने के अंदर जाकर अपने नए शरीर को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि इसका जो चेहरा है वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है और जबकि इसका शरीर इतना ज्यादा औसम है तो ये पक्का किसी नोबल से बिलोंग करता होगा। और जो ये जिस फैमिली का नोबल है वो काफी ज्यादा रिच है। और सबसे पहली बात यह है कि मुझे यहाँ की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, आखिर इस बंदे का क्या नाम था। वहीं पर वो ये कहकर उससे ये कहता है कि हांस इधर देखो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनते के साथ ही हांस ये कहता है कि हाँ यंग मास्टर, आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। लूसियन आगे ये कहता है कि आखिर ये कौन सा साल चल रहा है। ये सुनकर हांस हैरान होते हुए ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि दवाई खाने के बाद आपका दिमाग खुल चुका है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि इंपीरियल कैलेंडर के हिसाब से ये 846 साल चल रहा है। वहीं पर ये सुनकर लूसियन काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि जब मैं मरा था ये तो उससे 15 साल पीछे का समय है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर पास्ट में रिटर्न कर लिया है? मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर ये कैसे और क्यों हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार में सारी डिटेल्स को हासिल कर लेना ये कोई भी चीज सॉल्व नहीं करूंगा। इसलिए मुझे यहाँ पर जो कुछ भी जरूरी है सबसे पहले उसके बारे में जानकारी निकालनी होगी। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मेरे पर्सनल अटेंडेंट हांस, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हें आज मरने का इरादा है। वहीं पर ये सुनकर हांस घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, आखिर आपका इससे मतलब क्या था? जेक ये कहता है कि तुम जैसे नीच दर्जे के नौकर की हिम्मत कैसे हुई अपने यंग मास्टर के बेहोश शरीर के ऊपर हाथ उठाने की, और तुमने यहाँ पर इसका कोई भी परमिशन नहीं लिया? क्या जो इस फैमिली का रूल है वो चेंज हो चुका है? वहीं पर इस सारी बातों को सुनकर हांस काफी घबरा जाता है। जेक आगे यह कहता है कि अगर नहीं तो मुझे ये बताओ कि आखिर मैं कौन हूँ? वहीं पर ये सुनकर हांस घबराते हुए फौरन से उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा यंग मास्टर, इसके लिए मैं यहाँ पर काफी घबराया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर काफी बड़ी गलती कर ली है। यंग मास्टर, आप लूसियन वाल्डेक हैं, आप हाउस ऑफ वाल्डेक के थर्ड सन हैं। वहीं पर यह सुनकर जे काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या वाल्डेक, क्या ये वही वाल्डेक की बात हो रही है जिसके बारे में मैं जानता हूँ? वहीं पर हमें हाउस वाल्डेक के बारे में बताया जाता है ये काफी ज्यादा नोबल फैमिली है। ये एक ऐसी पिलर है जिसने की एम्पायर की हेल्प रखी है और ये हमेशा से काफी टाइम से एम्परर के साइड में मौजूद रही है और इनके पास इतनी पावर है कि वो यहाँ तक कि इंपीरियल फैमिली का भी सामना कर सकती है। ये तो सच में काफी महान फैमिली है और मैं इस फैमिली के अफेयर्स से काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ, क्योंकि 15 साल पहले मैंने यहाँ पर एक गार्ड के तौर पर काम किया था और काफी सालों तक। लेकिन ये काफी अजीब है कि जहाँ पर मैंने पहले काम किया था वहाँ मरकर उठना और
पर से इस फैमिली के थर्ड सन के तौर पर पैदा होना ये काफी ज्यादा अजीब है। मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मेरे पास गरीबी के कारण मुझे काफी कुछ सफर और काफी कुछ सहना पड़ा था, और ये सब करने के बाद मुझे अब जाकर एक चांस मिल रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं कितना ऊंचा चढ़ सकता हूँ। अगर मुझे ये चांस ये पता लगाने के लिए मिला है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं वही करूँगा और अपनी किस्मत को दिखा दूंगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं पर वो ये कहकर खिड़की को खोलते हुए ताजी हवा लेते हुए ये कहता है कि चलो मुझे ये देखो कि आखिर मैं कितना ऊंचा क्लाइंब कर सकता हूँ और मैं कौन सी जिंदगी जी सकता हूँ। वहीं पर जेक, जिसे कि अब से हम लूसियन कहेंगे, वो तैयार होकर हांस के साथ गली में चलता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर एक मर्सनरी होने की वजह से मैंने काफी सारी जगहों पे ट्रैवल किया था, लेकिन जो ये फैमिली है वो सच में काफी ज्यादा रईस है, और साथ ही साथ ये वही जगह है जहाँ पर मुझे जल्द से जल्द फेमिलियर होना होगा। तभी उसकी नजर पीछे की तरफ कुछ मेट्स के ऊपर पड़ती है जो कि आपस में बातें कर रहे हैं। ये देखकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जब से मैं बाहर आया हूँ, यहाँ पर जो ये सर्वेंट हैं वो मेरे बारे में बातें करते हुए अजीब तरीके से मुझे देख रहे हैं। वहीं पर वो आगे हांस से ये पूछता है कि क्या ये मुझे ही लग रहा है या फिर तुम्हें भी ये सारी चीजें अजीब लग रही हैं। हांस ये कहता है कि ये तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि यंग मास्टर आपने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया था और मेरे अलावा आपसे कोई भी नहीं मिल पा रहा था, और आपने ये काम लगभग 1 साल और 2 महीने किए थे। वहीं पर ये सुनकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। क्या जो लूसियन है उसे जानबूझकर कमरे के अंदर बंद करवाया गया होगा। अगर मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर लूं, लेकिन मुझे नोबल के लॉजिक समझ नहीं आती है। ये इम्पॉसिबल सी बात है कि लूसियन यहाँ पर जैसा चाहे वैसा कर सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि जो वाल्डेक फैमिली है वो एक जाइंट है जिसने कि एम्पायर को काफी टाइम से प्रोटेक्ट किया है, और उनके पास काफी ज्यादा मजबूत प्रिंसिपल्स होगी। तो मुझे ये नहीं लगता है कि जो यहाँ के आर्च ड्यूक सिगमुंड है वो यहाँ पर बैठे बैठे अपने बेटे को ऐसी वेस्ट में जाने नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि लूसियन शायद से एक ऐसा बदमाश लड़का होगा कि उसकी यहाँ तक ये नौबत आ चुकी होगी कि उसे फैमिली से निकाला जा रहा था, या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ होगा जिसकी वजह से आर्च ड्यूक ने उसके ऊपर से जानबूझकर नजर को हटा लिया। इसलिए जबकि मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में पता ना चल जाए, मुझे आर्च ड्यूक को हर हाल में इग्नोर करना होगा। वहीं पर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती है जो कि लूसियन को ग्रीट करते हुए ये कहता है कि तो यहाँ पर जो हमें ये रिपोर्ट मिली थी कि आप पूरे तरीके से रिकवर हो चुके हैं वो सच थी। यहाँ पर 1 साल के बाद यंग मास्टर के फेस को देख पाना ये मुझ जैसे हेड बटलर के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। वहीं पर वो आगे ये पूछता है कि यंग मास्टर क्या आपको मूव करने के लिए कोई दिक्कत आ रही होगी। वहीं पर उसे देखकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये जेंटलमैन तो हाउस वेल्डेक का भी पार्ट है। वहीं पर मैं इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये यहाँ का हेड बटलर एडविन है। अगर मैं सच बताऊं तो जो ये बंदा है वो इस हाउस के अंदर जब ये यंग था तो एक होस्टेज के तौर पर आया था एक दुश्मन फैमिली के अंदर से, लेकिन जो इसकी टैलेंट थी वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी और उसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया, और इस कारण से उसे हाउस होल्ड के अफेयर्स को सौंप दिया गया, और इसी कारण से आज के वक्त पर वो आर्च ड्यूक सिगमुंड का राइट हैंड मैन है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं जिस पर्सन से सबसे ज्यादा कम मिलना चाहता था मैं उससे मिल चुका हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि उसने ये नोटिस तो नहीं किया होगा कि मेरे अंदर स्ट्रीट्स वाले मैनर्स हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पर वो ये कहकर
आगे यह सोचता है कि शायद से मुझे यहाँ पर जिस नोबल को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उसी की इमिटेशन करनी पड़ेगी। वहीं पर वो आगे काफी नर्म स्माइल से यह कहता है कि हेड बटलर एडविन, आपके इस चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया आदम। आप ही की वजह से मैंने यहाँ पर इतना इम्प्रूव किया है। और जैसा कि यह पता है कि मैं काफी ज्यादा काम से भागने वाला आदमी था और मैंने पूरे 1 साल के लिए अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पर अपने फैमिली के सिचुएशन को जानने के लिए बाहर की तरफ आया हुआ हूँ। मुझे ये नहीं लगा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मेरी मुलाकात आपसे हो जाए, इसलिए मैं आपको देखकर ये यकीन कर लेता हूँ कि जो हमारी फैमिली होगी वो ठीक होगी। वह उसके बात करने के तरीके को देखकर थोड़े टाइम तक हेड बटलर कुछ नहीं बोलता है। तभी वो आगे स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ यंग मास्टर, जो हाउस वाल्डेक है वो पहले की तरह ही काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ आपको भी अच्छा देखकर मुझे काफी रिलीफ हुआ। लूसियन आगे ये कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो यहाँ पर कुछ और दिक्कत नहीं होगी, जबकि यहाँ पर हेड बटलर मौजूद है तो मुझे यह लगता है कि मैं बेकार में ही परेशानी क्रिएट कर रहा था। वहीं पर वो जाते हुए ये कहता है कि ठीक है, अब मैं बिंदास होकर यहाँ पर से जा सकता हूँ और जबकि मैं पहली दफा आया हूँ तो मैं काफी थका हुआ हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। तभी हेड बटलर आगे यह कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा मेरे कड़वी जबान के लिए, लेकिन यंग मास्टर मुझे यह लगता है कि आपको लेट से यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि जो आर्च ड्यूक सिगमुंड है वो आपसे मिलना चाहते हैं। वहीं पर यह सुनकर लूसियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ इस सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसियन को आर्च ड्यूक सिगमुंड के सामने दिखाया जाता है। वहीं पर जो आर्च ड्यूक सिगमुंड होता है वो काफी सीरियस लुक के साथ लूसियन का नाम लेते हुए कहता है कि यंग मास्टर लूसियन, मैं आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वहीं पर यह सुनकर लूसियन काफी घबराया हुआ था कि आखिर आर्च ड्यूक उससे क्या पूछेंगे। वहीं पर आर्च ड्यूक सीरियस लुक के साथ ये कहते हैं कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। वहीं पर यह बात सुनकर लूसियन काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, आखिर आपका इससे मतलब क्या था। आर्चड्यूक ये कहते हैं कि मैं इस बात को रफा दफा करना चाह रहा था क्योंकि तुम यहाँ पर अपने माँ के जाने के बाद अपनी ड्यूटी से भाग रहे थे, लेकिन तुमने अपने लाइन को क्रॉस कर लिया और तुमने 1 साल के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया और तुमने धीरे धीरे अपनी जान लेने की कोशिश करी और तुमने अपने आप को हार्म करने की कोशिश करी। वहीं पर उनके डरावने लुक को देखकर लूसियन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या इसी चीज की वजह से जो हांस था वो इतने बुरे तरीके से रो रहा था। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि फादर, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत फहमी हुई है। आर्चड्यूक आगे यह कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, चलो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे प्रेशर कुकर तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर इतनी सारी परेशानी क्रिएट करी। तुमने यहाँ तक कि स्लीपिंग पिल्स को अपने हाथों से अपने गले में फंसा लिया था। वहीं पर ये सुनकर लूसियन को और भी बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अब मुझे समझ में आया, इसी वजह से मेरे पास लूसियन की कोई भी मेमोरी नहीं है, क्योंकि जब मैं 15 साल पहले एक गार्ड के तौर पर हाउस वाल्डेक के अंदर काम कर रहा था तो उसी दौरान लूसियन मारा गया था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें आर्चड्यूक सिगमुंड वाल्डेक के बारे में बताया जाता है। इसके पास 4 बेटे थे और हर एक बेटा दूसरे माँ से पैदा हुआ था। 10 साल पहले जब मैं यहाँ पर हाउस वाल्डेक के अंदर काम कर रहा था तो मेरी मुलाकात हर एक यंग मास्टर के साथ हुई थी और उनकी मदर के साथ भी हुई थी, लेकिन मेरे पास कभी भी लूसियन या फिर उनके माँ से मिलने की मेमोरी कभी भी याद नहीं थी, क्योंकि लूसियन से मरने से पहले ही उसकी माँ बीमारी से मारी गई थी और उसके बाद जब मेरी पोस्ट चालू हुई थी तो लूसियन ने खुद को ही बिना किसी रीजन के मार दिया था। मुझे उस टाइम पर ये लगा करता था कि
जो ये माँ बेटे हैं वो काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे एक असल रीजन मौजूद था। अगर मैं उसके मदर के डेथ के बारे में कंसिडर करूँ तो उनके जाने के बाद एक बच्चे के पास इस फैमिली के अंदर काफी अजीब पोजीशन मौजूद थी। उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी और इस कारण से ये बच्चा ज्यादा सह नहीं पाया और इसी कारण से उसने स्लीपिंग पिल के जरिए अपने आप को मारने की कोशिश करी ताकि वो यहाँ पर आर्च ड्यूक के अटेंशन को हासिल करे। लेकिन यहाँ पर 1 साल के सेकुलेशन की वजह से वो ये भूल ही चुका था कि जो उसकी शरीर है वो काफी ज्यादा कमजोर है और वो इस कारण से उस स्लीपिंग पिल के साइड इफेक्ट को सह नहीं पाया और वो यहाँ पर मारा गया। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये कौन सी सर दर्द है। मुझे ये लगा था कि जो आर्च ड्यूक है वो इसलिए हार्श हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को लगभग 1 साल से नहीं देखा है, लेकिन पूरे सिचुएशन को जानने के बाद जो उनकी एक्शन है वो इस जगह पर जस्टिफाइड लग रही है। चाहे जो कुछ भी हो, कितना ही बड़ा आर्च ड्यूक क्यों ना हो, वो यहाँ पर अपने बेटे को इस तरीके से अपने आप को हार्म करता हुआ देखकर सह नहीं पाया होगा। वहीं पर लूसियन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि भले जो ये बात है वो काफी ज्यादा उदासी भरी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है किसी और के फीलिंग्स को यहाँ पर समझने की। मुझे यहाँ पर अपना जो एक पाँव है जो कि कब्र के अंदर गया हुआ है उसे यहाँ पर से निकालना होगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा है कि ये मेरे पास आखिरी चांस है। ये एक क्लियरली एक अल्टीमेटम है जिसे कि मैं यहाँ पर सुन सकता हूँ, एक ऐसी आवाज जिसका ये इंडिकेशन है कि जो मेरा गोल्डन फ्यूचर है वो यहाँ पर क्रैक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक भी गलत शब्द का चयन करता हूँ तो शायद से मुझे फैमिली से पूरे तरीके से निकाल दिया जाएगा, या फिर मुझे यहाँ पर नॉर्थ की टेरिटरी जो कि काफी रूथलेस मानी जाती है वहाँ पर भेज दिया जाएगा पूरी जिंदगी मुश्किलात से जीने के लिए। वहीं पर वो आगे और भी घबराते हुए ये कहता है कि जबकि मुझे फाइनली एक नई जिंदगी मिली है तो मैं इस जिंदगी को ऐसी जाने नहीं दूंगा। ऊपर से जो ये ड्रामा चल रहा है वो किसी और फैमिली की है, मेरी नहीं। वहीं पर लूसियन आगे ये कहता है कि जबकि आपने मुझसे ये कहा है कि मुझे अपनी सोच आपके सामने रखनी है तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहली ये बात है कि इस हाउस वाल्डे के नाम के ऊपर गंदगी लगाने के लिए और यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यहाँ पर किसी और की गलती नहीं है बल्कि इसमें मेरी गलती है और मैं इसके बदले यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकता हूँ। आप जो भी पनिशमेंट मुझे देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं और मैं बिना किसी कंप्लेन के इसे एक्सेप्ट भी कर लूंगा। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर हेड बटलर काफी हैरान होता है। आर्च ड्यूक ये कहते हैं कि तुम्हारी ये बातें कुछ भी चेंज नहीं करने वाली है। तभी लूसियन आगे यह कहता है कि तो यहाँ पर अब आराम करना बेहतर नहीं रहेगा। वहीं पर उसकी ये बात को सुनकर आर्च ड्यूक काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर लूसियन आगे यह कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो चुका है उसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता है और जबकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पर पास्ट के साथ अपने आप को बांध कर नहीं रखूंगा और मैं यहाँ पर पूरे तरीके से फ्यूचर के लिए मेहनत करूंगा। और इसी रीजन की वजह से मैं आपसे एक आर्च ड्यूक के नाते नहीं बल्कि एक फादर के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे इसके लिए इंकरेज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक गलत बच्चा अपने पेरेंट के सामने अपनी गलतियों को मानकर उनसे माफी मांग रहा है तो क्या जो एक पेरेंट है वो उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर जो हेड बटलर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसके ऊपर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। यहाँ पर जो आसपास की एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो चुकी है। क्या ये वही यंग मास्टर लूसियन है जो कि यहाँ पर सारी चीजों में घबराया करते थे। तभी जो आर्च ड्यूक होते हैं वो लूसियन से यह कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मुझे लेक्चर दो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो आगे स्माइल करते हुए कहते हैं कि जो कोई भी सारी चीजें देख पाते हैं वही यहाँ पर ज्यादा लंबी जिंदगी जी पाते हैं। वहीं पर ये देखकर लूसियन भी काफी खुश होता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि फाइनली ये काम कर गया जैसा कि मैंने
मैंने यहाँ पर सोचा था यहाँ पर एक बुल की तरह डायरेक्ट चार्ज करना यही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक कावर्ड चूहे की तरह एक्ट करता तो मैं जिस आर्च ड्यूक को जानता हूँ वो पक्का मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करते, बल्कि वो उसे पसंद करते जो कि एक जंगली कुत्ते की तरह काफी बोल्ड हो। तभी आर्च ड्यूक आगे ये कहते हैं कि लगता है कि मौत के पास जाने की वजह से तुम्हें काफी एक्सपीरियंस हुआ है। चलो, जबकि तुमने यहाँ पर काफी सारे नोबल वाली बातें कर ली है तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब तुम क्या करने वाले हो। लूसियन ये कहता है कि मैं सबसे पहले अपने बर्बाद हो चुके शरीर को ठीक करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से स्वर्ड को सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर आर्च ड्यूक हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम स्वर्ड का इस्तेमाल करना सीखोगे। लूसियन ये कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स मुझे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ खाना खाऊंगा और सोऊंगा तो ये काम नहीं करने वाला है। वहीं पर ये सुनकर पहले जो आर्च ड्यूक के पास कोई भी शब्द नहीं होते हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन वो आगे स्माइल करते हुए कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे पास बातें करने की काफी सारी तरीके हैं। चलो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या तुम सिर्फ बातें ही कर रहे हो या फिर तुम कुछ करोगे, हम तो आगे देखेंगे। वहीं पर वो आगे हेड बटलर से ये कहते हैं कि क्या जो वो चीज है वो टाइम के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि जो वो चीज है वो ज्यादा यूजफुल साबित रहेगी। वहीं पर उसकी बात को सुनकर हेड बटलर ये कहता है कि मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, मैं उस चीज के लिए प्रिपरेशन चालू कर दूंगा। वहीं पर वो क्या चीज है उसके बारे में सोचकर लूसियन भी परेशान हो रहा था। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसियन के घर के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे कैरेज आए हुए थे और उस कैरेज के अंदर से काफी सारे वर्कर्स बॉक्स को निकालकर लूसियन के पैलेस के सामने रख रहे थे और उस बॉक्सेस के अंदर काफी सारे पैसे मौजूद थे, जिसे कि देखकर लूसियन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसके ऊपर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। क्या एक हाई नोबल हो पाना ऐसा ही फील देता है? क्या जो लोग उस चीज के बारे में बातें कर रहे थे क्या वो अलाउंस थी और इसकी मंथ की वर्थ काफी ज्यादा है? वहीं पर वो पैसों को देखकर काफी खुश हो चुका था और वो ये कहता है कि मैं इसके जरिए अपने इस बकवास से शरीर को काफी बेहतरीन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके जरिए उस वाले एलेक्सियर को बना लूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउस वेल्डेक के गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्चड्यूक हेड बटलर के साथ आए हुए थे। वहीं पर हेड बटलर अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर जो लेट आर्च डचेस थी वो काफी ज्यादा केयर किया करती थी अपने जिंदा रहते वक्त पर। जो हमारे मास्टर हैं उन्होंने काफी टाइम से इस जगह पर कदम नहीं रखा था और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अचानक से यहाँ पर आ जाना क्या ये यंग मास्टर लूसियन के चेंज को देखकर हुआ है? हालांकि वो काफी टाइम पहले ही मास्टर के फेवर से बाहर निकल चुके थे, लेकिन वो उसका बेटा है जिससे कि वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी उनके ऊपर अपना हाथ हटा लेंगे। वहीं पर आर्चड्यूक आगे ये कहते हैं कि ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि जो उसकी आंखें थी वो हमेशा इस जगह पर छोटी छोटी बातों पे डर जाया करती थी और वो उस कुत्ते की तरह एक्ट किया करता था जिसके ऊपर अगर तुम हल्की सी भी ऊंची आवाज में बात कर दो तो वो घबराना चालू कर जाता था। और जो उसकी एटीट्यूड थी वो उससे काफी डिफरेंट थी, इसलिए मुझे ये लगा करता था कि उसका जो लुक है वो सिर्फ उसकी माँ की तरह है। लेकिन आज पहली दफा मुझे यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर किया गया कि मैं गलत था और वो ये बोलते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं पर वो आगे हेड बटलर से ये कहते हैं कि क्या तुमने ये देखा कि आखिर उस बच्चे ने कैसे अपने सारे ख्याल मेरे सामने रखे? हेड बटलर ये कहता है कि हम और उन्होंने वो सारे शब्द कहते हुए एक भी दफा घबराया नहीं। ये सच में काफी ज्यादा डिग्निफाइड घमंड था। यहाँ पर जो यंग मास्टर लूसियन है वो काफी ज्यादा सोचने वाले और नेचर से काफी जेंटल है, इसलिए मुझे ये लगा था कि वो बाकी यंग मास्टर से पीछे रह जाएंगे।
लेकिन मैं गलत था, क्योंकि उनके रगों में आपका खून बहता है। आर्चड्यूक खुश होते हुए ये कहते हैं कि लेकिन अभी वक्त नहीं आया है, हमें वो सारी चीजें देखनी होगी। यहाँ पर उस बच्चे के सामने जो कुछ भी आने वाला है वो कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, और वो बातों से उन्हें ठीक नहीं कर सकता है। ये सुनकर हेड बटलर परेशान होते हुए ये कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे डर है कि उनके सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो काफी खतरनाक है। वहीं पर ये सुनकर आर्चड्यूक ये पूछते हैं कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है। हेड बटलर ये बताता है कि यंग मास्टर लूसियन की जो अलाउंस सस्पेंड की गई थी उन्हें दे दिया गया है, लेकिन हमें जो एविडेंस मिला है हमें उससे यह पता चला है कि इस दौरान उनके पैसों में से काफी सारे पैसे गायब मिले हैं, और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें यह पता चला कि इसके अंदर सेकेंड यंग मास्टर जॉर्डी वाल्डेक की इन्वॉल्वमेंट थी, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जो थर्ड यंग मास्टर की जो हेड मेड थी उन्हें यहाँ पर चेंज कर दिया है, और उस जगह पर उन्होंने अपने लोगों को डाल दिया है, और वो खुले आम ये सारे काम कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि वो थर्ड यंग मास्टर को अपने निशाने पे लिए हुए हैं। वहीं पर ये सुनकर आर्चड्यूक ये कहते हैं कि वो बच्चा काफी कैपेबल है, लेकिन वो अपने दिमाग से ज्यादा काम नहीं करता है। मैं ये समझता हूँ कि वो थर्ड चाइल्ड के मैटरनल फैमिली के बारे में ज्यादा खुश नहीं रहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा परसिस्टेंट होगा तो मुझे नहीं लगा था। हेड बटलर ये कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ करना चाहिए। आर्चड्यूक ये कहते हैं कि नहीं हेड बटलर, तुम इन सारे मामलों के अंदर अपने आप को मत घुसाओ। हेड बटलर ये कहता है कि लेकिन अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या थर्ड यंग मास्टर के लिए ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होगा, जो कि अभी अभी अपनी सारी चीजें शुरू कर रहे हैं। आर्चड्यूक ये कहते हैं कि अगर वो शुरू से ही अपने सराउंडिंग्स को अच्छे तरीके से मैनेज करता तो ये सारी चीजें कभी भी नहीं होती, और साथ ही साथ इसका यही मतलब है कि यंग मास्टर ने पास्ट में जो कुछ भी किया है उसको उसी का प्राइज मिल रहा है। चलो ये काम करेगा, चलो ये देखते हैं कि आखिर जो ये बच्चा है वो इस चीज को कैसे हैंडल करता है। अगर वो इस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेवकूफी रहेगा। चलो ये देखते हैं कि क्या वो वाल्डेक हाउस के ब्लड का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि यहाँ पर अपने हाथों से सारे दरवाजों को खोलता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मेड थी वो आपस में ये बातें कर रहे थे कि आखिर जो वो जाहिल बच्चा है वो कितने टाइम से ये कर रहा है। दूसरी मेड ये करती है कि क्या जो यंग मास्टर है उन्होंने फिर से अपने आप को अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया है। वहीं पर हमें हांस को दिखाया जाता है जो कि लूसियन की कमरे की रखवाली कर रहा था। वहीं पर हमें यह बताया जाता है कि फंड के मिले हुए 3 दिन हो चुके हैं, और यंग मास्टर ने हांस को ये बताया था कि आर्चड्यूक के साथ उसकी जो बातचीत थी वो काफी ज्यादा बेहतरीन गई, इसलिए उनके सपोर्ट को रीस्टोर्ड कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं उनके रिलेशनशिप के बारे में सोचूं तो ये उतना भी इजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा करेज को इकट्ठा किया। वहीं पर हांस आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि जबकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनकी पक्का हेल्प करूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो लूसियन था वो किसी टाइप के एलेक्सिर को बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो हांस है उसके दिमाग के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फिर भी जबकि मैंने उससे ये कहा कि उसे दरवाजे को गार्ड करना है तो वो वैसा ही कर रहा है, वो काफी लॉयल है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि आर्चड्यूक का ऐसा बच्चा जिसने कि कभी भी अपनी जिंदगी में अल्केमी टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, वो यहाँ पर काफी महंगे एलेक्सिर्स को खोजना चालू कर दिया, जो कि सिर्फ मूनलाइट के अंदर ही ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ जो मूनलाइट हर्ब की जो यूजेस है वो अभी के वक्त पर पब्लिक नहीं हुई है, और साथ ही साथ मैंने उससे बाई करने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, और जबकि मैंने ये सारे के सारे कांस किए हैं तो हांस के सामने शायद से मैं एक पथेटिक बंदा हूँगा। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो,
आने वाले एक साल के अंदर जो ये मूनलाइट की प्राइजेस है वो 20 गुना से बढ़ जाएगी। वहीं पर वो खुश होते हुए ये कहता है कि और मैं काफी अमीर बन जाऊंगा। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि अगर मैं वो एलेक्सिर अभी बनाने में सक्सेस नहीं करता हूँ तो मुझे इसके लिए अल्केमिस्ट से बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि उस चीज को बनाने के लिए मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं है कि क्या जो वो चीज है वो सक्सेस कर पाएगी कि नहीं। लेकिन मुझे जल्दी करना होगा। अगर इसके बारे में उन एल्केमिस्ट को पता चल जाएगा तो वो एम्पायर के अंदर जितने भी मूनलाइट हर्ब हैं उन्हें परचेस कर लेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर जिंदगी के काफी बड़ी गेम्बल खेलनी पड़ेगी। और मैंने खेला और मैंने इसे पा भी लिया। वहीं पर वो सामने की तरफ एक एलेक्सिर को उठाता है। वो ये कहता है कि इसे नेक्टर कहा जाता है, जिसे कि आप गोट्स के ड्रिंक के नाम से भी जानते होंगे। अभी के टाइम पर इसे एक ड्रग माना जाता है जिससे कि तुम काले जादू के तौर पर देख सकते हो। लेकिन जैसे जो इसके इफेक्ट है वो रिवील्ड होगी तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मूनलाइट हर्ब को परचेस करना चालू कर देंगे। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि पिछले हजारों सालों से यहाँ पर एक काफी काले सच को झूठ बोलकर बताया गया है। यहाँ पर यह कहा गया था कि जो एक वॉरियर का लेवल होता है वो उसके पैदा होने के बाद से ही डिसाइड हो जाता है और उसकी एक लिमिट होती है, और जो उसकी इन्नेट टैलेंट होती है वो डेस्टिनी की हाथों पर मौजूद होती है और इससे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो कितना ही स्ट्रगल क्यों न कर ले, वो इस रिस्ट्रिक्शन से कभी भी आजाद नहीं हो सकता है। ऐसा लोग बिलीव किया करते थे और वो सारी चीजें एक ही बार में टूट गई जब यहाँ पर नेक्टर अपीयर हुआ। तो अगर तुम इसे सिंपली ड्रिंक भी कर लेते हो तो जिसके पास सबसे घटिया सबसे कम टैलेंट है वो भी एक स्वर्ड्समैन बन सकता है। ऑफ कोर्स जो मेरा वर्जन वाला नेक्टर है वो ओरिजिनल वर्जन वाले के आसपास भी नहीं आता है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो ठीक ठाक है और ये जो मेरा ये बकवास सा शरीर है उसके ऊपर काफी अच्छे से काम करेगा। वहीं पर वो आगे पुराने लूसियन को याद करते हुए कहता है कि यंग नोबल तुम अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानो। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि जब ये बात फ्यूचर में फैली थी कि जो अल्केमिस्ट गिल्ड है उनके पास ये नेक्टर की रेसिपी है तो उसे पाने के लिए पूरे अल्केमिस्ट गिल्ड को आग से जला दिया गया था और इसी चीज की वजह से जो नेक्टर की रेसिपी थी वो पूरे तरीके से खतरनाक घोषित कर दी और उससे पूरे तरीके से मिटा दिया गया, या फिर ऐसा कहा जाता था, क्योंकि मुझे लकीली कुछ क्लूज मिले थे उसके और उसके जरिए मैंने यहाँ पर ये नेक्टर बना लिया। लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए जब मैंने फ्यूचर में काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे तो हम में से काफी सारे लोग मारे गए थे, लेकिन यहाँ पर ये काफी है और ये ठीक है। और वो ये कहकर इस नेक्टर को पी जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो मुझे ये ट्राई करना होगा, क्योंकि अगर ये सक्सेस कर जाता है तो मैं काफी पावरफुल हो जाऊंगा। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि यहाँ पर एक ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है जो कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर ऑफ नेचर को अपने माना के अंदर, और यहाँ पर जो उनकी क्वालिटी होती है वो एक पर्सन के परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी अलग होती है। इस पर ये डिपेंड करता है कि आखिर वो कौन से सर्कुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक तरीका होता है जिससे तुम माना को अपने शरीर के अंदर किस तरीके से स्प्रेड या फिर रिट्रीव करते हो, और जबकि मैं अभी के वक्त पर नेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे जितने भी पाथवेज हैं जो कि ब्लॉक्ड हैं उन्हें फोर्सिबली बड़ा करने की तो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भले जो मेरे पाथवेज हैं मैं उन्हें बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जो शरीर के ऊपर प्रेशर लगता है ये करते वक्त और माना को अपने अंदर लेते वक्त और जो दर्द होता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बल्कि जो ये नेक्टर की पावर है वो नेचुरल प्लेस की जगह पर आराम से पहुंच रही है। यहाँ तक कि फिलहाल
अस्पताल में पैदा हुए बच्चे भी उनके शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज होती है। क्या ऐसा हो सकता है जो ये लूसियन की शरीर है वो एक जीनियस शरीर मानी जा सकती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो हांस था वो अभी दरवाजे को गार्ड कर रहा था, लेकिन वो काफी परेशान था कि आखिर जो यंग मास्टर है वो अभी तक बाहर की तरफ क्यों नहीं आए हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लूसियन ये कहता है कि हांस क्या मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं। वहीं पर लूसियन को बाहर आता हुआ देखकर हांस काफी खुश हो जाता है और वो आगे ये कहता है कि यंग मास्टर क्या आपको ये पता नहीं है कि आखिर आपको अंदर गए हुए कितना टाइम हो चुका है। वहीं पर वो इमोशनल होते हुए ये कहता है कि जब मैंने आपको आवाज लगाई तो यहाँ पर मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जबकि आपने मुझे वार्न किया था कि मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए अंदर नहीं जाना है, तो इसलिए मैं ये फिक्रमंद था कि आखिर आपके साथ कुछ तो हो नहीं गया ना। वहीं पर ये सुनकर लूसियन उसकी तरफ स्माइल करता हुआ देख रहा था। तभी हांस हैरान होते हुए ये कहता है कि यंग मास्टर लूसियन। वहीं पर वो चारों तरफ से लूसियंस को चेक करते हुए ये कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये मेरे ही यंग मास्टर हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मेरे असल यंग मास्टर लूसियन नहीं है। वहीं पर ये देखकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि हांस इसने मुझे बाकी लोगों से सबसे ज्यादा बार देखा है, इसलिए मुझे ये लगता है कि उसे ये सेंस हो चुका होगा कि मेरे शरीर के अंदर चेंजेस हुए हैं। मेरी जो आउटर अपीयरेंस है उसे दोनों टाइम चाहिए नरिशमेंट के लिए, इसलिए उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मेन चेंज तो यहाँ पर अंदर की तरफ हुआ है और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर यकीन कर पाना काफी मुश्किल होगा किसी के लिए। यहाँ पर जो लूसियन की इनेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर एक मिरेकल कर रही है और मुझे पक्का यकीन है कि जो इस शरीर की पोटेंशियल है वो उन लोगों की तरह है जिन्होंने इस दुनिया को चेंज किया था। अगर जो सारी चीजें वो अच्छी जाती है तो यहाँ पर जो ये शरीर है वो मेरे मर्सनरी वाले शरीर से 1 साल के अंदर ही काफी ज्यादा आगे चली जाएगी। वहीं पर वो हांस ये कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया आदम। हांस हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर आपका इससे मतलब क्या है। लूसियस उससे ये कहता है कि यहाँ पर पनिशमेंट के साथ साथ भी रिवार्ड भी देना चाहिए। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो लूसियन, मैं इस चीज को एक ही दफा कहूंगा, अगर तुम्हें यहाँ पर अपने आप को भी बेचना पड़े, अपनी सारी चीजें बेचना पड़े, तो तुम इस चीज को परचेस कर लो, क्योंकि तुम्हें इसके बदले एक फ्री राइड मिलेगी। वहीं पर वो इस जगह पर हांस को मूनलाइट हर्ब परचेस करने के लिए कह रहा था। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि चलो साथ में आसमान की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ते हैं। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि हांस मैं तुमसे काफी जेलस हूँ, क्योंकि पास्ट में इस जैसे नोबल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वहीं पर लूसियन को इस तरीके से एक्ट करता हुआ देखकर हांस काफी हैरान होता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें 1 हफ्ते बाद पीसफुल फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसियन और हांस आए हुए थे। वहीं पर लूसियन अपने मन के अंदर खुश होते हुए कह रहा था कि ये काफी अमेजिंग है, आखिर जो ये लाइफ है वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल कैसे हो सकती है। टाइम टू टाइम जो टेस्टी खाने हैं वो मेरे टेबल पर आ जाते हैं और एक ऐसा कमरा जो कि मेरे बिना कुछ किए हुए हमेशा क्लीन रहते हैं और साथ ही साथ वो हमेशा मेरे बिस्तर को रेडी रखते हैं। मेरे पास्ट लाइफ के अंदर कभी कभी तो मुझे खाना भी नहीं मिला करता था और जबकि मुझे अब काम नहीं करना होता है तो इसकी वजह से मैं पूरे तरीके से अपने शरीर के रिकवरी के ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि मेरे दिमाग को परेशान कर रही है। वहीं पर वो अपने पास से एक कागज निकालता है जिसके ऊपर उसके पुराने फॉर्म जेक का पिक्चर बना हुआ था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अभी के टाइम पर वाल्डे की फैमिली के अंदर जेक नाम का कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। अगर मैं गार्ड कैप्टन के बारे में सोचूं तो उन्होंने ये बताया था कि इस एप्लीकेशन के अंदर जिस जैक का पिक्चर बना हुआ है उससे मिलता जुलता बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है और मैं जिस पोस्ट के अंदर काम कर रहा था उस पोस्ट पर कोई और बंदा काम कर रहा है। अगर मैं सच बताऊं तो ये काफी बेहतरीन है, क्योंकि मैं जो था मुझे उस जेक से मिलना काफी डिस्ट्रैक्टिंग लगता, इसलिए मुझे ये लगता है कि अब मैं अपने फॉर्मल सेल्फ से मुलाकात नहीं करूंगा। अगर मैं उससे मुलाकात करूंगा तो
मुझे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि काफी शर्म लगेगा। वहीं पर उसे ऐसा एक्ट करता हुआ देखकर हांस काफी हैरान था। तभी वो उससे आवाज लगाता है और वो उससे ये पूछता है कि यंग मास्टर, क्या आप पक्का उधर जा रहे हैं? आपने पहले यह कहा था कि आप कभी भी वापस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर नहीं जाने वाले हैं। लूसियन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या मैंने ये कहा था? हांस ये कहता है कि हाँ यंग मास्टर, आपने ये कहा था कि जब आपको सेकंड यंग मास्टर ने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग के दौरान मारा था तो आपने ये कहा था कि आप कभी भी वापस नहीं जाएंगे। वहीं पर उसके रिएक्शन को देखकर लूसियस अपने मन के अंदर ये कहता है कि हांस को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देखकर मैं ये गेस कर सकता हूँ कि एक आर्च ड्यूक के बच्चे के तौर पर स्वॉर्डमैनशिप उनके लिए काफी ज्यादा मेहनती होता है। और इस चीज के दौरान सेकंड यंग मास्टर ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यंग लूसियन के अंदर डर को बैठा दिया था और उसने यहाँ पर स्वॉर्ड ट्रेनिंग का बहाना देते हुए यहाँ पर ये मेक श्योर किया कि जो लूसियन है वो कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ना जा सके। वहीं पर ये सारी बातें सोचने के बाद लूसियन आगे हांस से ये कहता है कि मैं ये गेस कर सकता हूँ कि आखिर तुम मेरे लिए परेशान क्यों हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सारी चीजें पास्ट के अंदर हुई थी। तुम मेरे ऊपर यकीन करो और तुम मुझे फॉलो करो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे आपस में बातें कर रहे थे। वहीं पर एक बंदा ये कहता है कि क्या ये बात सच है जो थर्ड यंग मास्टर है वो खुद ब खुद यहाँ पर आए हैं? दूसरा बंदा ये कहता है कि हाँ सच्ची में वो यहाँ पर अपने पर्सनल अटेंडेंट के साथ ग्राउंड्स के पास आ रहा है। वहीं पर ये सुनकर ये बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर वो जाहिल बंदा क्या सोच रहा है, आखिर वो यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहा है, क्या वो उस दिन के मार को भूल चुका है? लेकिन चाहे जो कुछ भी हो ये चीज मेरे लिए फेवर के तौर पर काम करेगा। वहीं पर वो ये कहकर किसी को इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए भेज देता है और वो आगे एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि उनके आने से पहले मुझे यहाँ पर उनके लिए एक बेहतरीन खाना तैयार करके रखना होगा। वहीं पर इसी के साथ ही कुछ टाइम के अंदर लूसियन भी यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ के नजारे को देखकर चौंकते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि उनके पास ठीक ठाक सामान होगा, लेकिन जो ये सारी चीजें हैं वो मेरे एक्सपेक्टेशंस को पार कर चुकी है। यहाँ पर काफी सारे लार्ज सप्लाई मौजूद हैं और काफी सारे वेपन्स भी हैं और उन्हें बिना इसकी टूटने के फिक्र के इनका इस्तेमाल करने की इजाजत है और साथ ही साथ यहाँ पर काफी बड़ी जगह भी मौजूद है और वो इसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। मुझे ये नहीं लगा था कि किसी के पास इतनी बड़ी फैसिलिटी मौजूद होगी। वो आगे ये कहता है कि अगर ऐसी जगह पहले मौजूद होती तो क्या जो मेरे साथी थे वो लंबा टाइम तक सरवाइव कर पाते? तभी वहाँ पर वो रेड हेयर वाला बंदा आते हुए ये कहता है कि क्या जो मेरी आंखें थी वो सच में मुझे धोखा नहीं दे रही थी? क्या ये सच में थर्ड यंग मास्टर है? जब मैंने पहली दफा आपको देखा तो मुझे काफी हैरानी हुई कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे अब भी वो वाकया याद है जब यंग मास्टर जॉर्डी ने 1 साल पहले थर्ड यंग मास्टर को ये कहा था कि तुम मेरे सामने से दफा हो जाओ, तब आप रोते हुए यहाँ पर से भाग गए थे। वो मुझे अब भी याद है। वहीं पर वो आगे एविल स्माइल करता हुआ ये कहता है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक बकरी का बच्चा एक उल्फ से भाग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इसी चीज की वजह से आपको इस जगह से डर लगता था, लेकिन ये काफी अजीब बात है कि आपने इस वॉरियर्स के सीक्रेट ग्राउंड के अंदर अपने डरपोक अटेंडेंट को लेकर आए हुए हैं। वहीं पर वो आगे काफी प्राउड से लूसियन के सामने खड़ा होते हुए ये कहता है कि हमारी लास्ट मुलाकात हुए काफी टाइम हो चुका है। मैं हूँ हेनरिक, थर्ड यंग मास्टर को ग्रीट करता हूँ। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि 1 साल पहले मैंने यहाँ पर आपके पोस्चर को फिक्स करने के लिए सेकंड यंग मास्टर की हेल्प करी थी। कि आपको वो अब भी याद है? मैं मजाक नहीं करूंगा, उस वक्त मुझे काफी ज्यादा मजा आया था। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर लूसियन एविल स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या तुम इस जैसे कुत्ते को स्माइल करते हुए देख रहे हो? और ये देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।